नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में लखनऊ पहुंचे बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनाते हैं आपको। इसके विकास हमारा होगा, उत्तर प्रदेश के विकास पर ही यह संभव है कि भारत भी आगे बढ़ेगा। इसलिए उस दृष्टि से पिछले 4.5 साल के अंदर योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को भी एक आगे ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों से, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, हम सभी प्रबुद्ध जन जो यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं। ब्रजेश जी ने कहा कि आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं। मेरा मानना है वो चुनाव की अपनी एक प्रक्रिया है। हर राजनीतिक दल का काम है चुनाव के समय जनता के बीच में जाए, अपनी बात कहे, जनता के बीच में जाकर अपना समर्थन मांगे। भारतीय जनता पार्टी भी वह काम करती रही, लेकिन मेरा मानना है केवल हमें चुनाव के समय आपके बीच में ऐसा नहीं है। 4.5 साल की सरकार के काम के साथ साथ इन 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी भी उतना ही पैरेलल संगठन के काम भी नीचे तक हम करते रहे। आप सब लोग जानते होंगे 4.5 साल में कभी 1 महीने में ये अभियान, कभी जनता, कभी वोटर, कभी घर घर संपर्क, कभी ये, यानी 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी को भी एक सक्रिय संगठन बना करके हमने रखा है। मेरा मानना हमारी सरकार के किए हुए काम और हमारे संगठन की एक सक्रियता और आपके साथ संवाद और संपर्क, यह एक संगठन की नियमित प्रक्रिया है। केवल जो बाकी के अन्य पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव आते ही चलो भाई वो भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं तो हम भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन उस प्रकार का नहीं है। मैं मानता हूं यह भारतीय जनता पार्टी का जो हमने एक विश्वास के साथ काम किया है और जिसको हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ सबके सामने कह भी सकते हैं, हमारी सरकार के किए हुए कामों को आप तक पहुंचाना यह संगठन का दायित्व है। संगठन की एक जिम्मेदारी है कि हमारी सरकार जो अच्छा काम कर रही है वो जनता तक हम लेकर के जाएं, जनता के बीच में पहुंचाएं। तो केवल चुनाव नहीं, चुनाव के साथ साथ आप सबका जो एक स्नेह, समर्थन और सहयोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। चुनाव में तो मिलता ही है, लेकिन मेरा मानना है कि संगठन में भी आप सभी लोग सक्रिय होकर के अपना सहयोग अगर हम देंगे तो जिस प्रकार का एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हमने बनाया है, आने वाले दिनों के अंदर एक कैडर बेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। कैडर बेस के साथ साथ एक आइडियोलॉजिकल बेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले भविष्य में हम बना सके। एक आप जैसे इंटेलेक्चुअल प्रबुद्ध लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी भी सभी क्षेत्रों के अंदर एक मजबूत आगे संगठन खड़ा कर सके। इसलिए आप सबका सहयोग, समर्थन केवल चुनाव नहीं, एक परमानेंट भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। आपके सुझाव भी मैं यहाँ, क्योंकि सब बड़ी संख्या है तो यहाँ तो चर्चा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर आप सबके कोई सुझाव होंगे कि किस प्रकार से हम सब लोगों को मिलकर और काम करना चाहिए, उत्तर प्रदेश के लिए क्या करना चाहिए, देश के लिए क्या करना चाहिए, बहुत छोटे छोटे कई बार ऐसे सुझाव होते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ आपके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी ये संगठन काम करता है, क्योंकि हमारी ये पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए आप सभी माननीय प्रबुद्ध जनों का सहयोग, समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हमेशा निरंतर मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वो पहिए समान होने चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए, सभी को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए, तभी वह देश और वह समाज आगे बढ़ता है। उसी कल्पना के आधार पर एक समृद्ध भारत बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मोदी जी जिस न्यू इंडिया की बात करते हैं, वो अपने भाषण में एक बार उन्होंने कहा है कि हमारे न्यू इंडिया का मतलब क्या है, नए भारत का मतलब क्या है, या भविष्य का भारत हम जो बनाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि न्यू इंडिया का मतलब है नौजवानों के सपनों को पूरा करने वाला, ये हमारा न्यू इंडिया है। जागरूक महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला, ये हमारा न्यू इंडिया है। हमारा यह न्यू इंडिया है जो मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाए। इस प्रकार का एक न्यू इंडिया हम बनाना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरवेज हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे निवेश के मामले में दुनिया पर भारत को टॉप पर पहुंचाना हो, चाहे उत्पादन के क्षेत्र में हो या उपज का भंडारण हो, हर क्षेत्र में उसकी व्यवस्था खड़ा करना, शहर को आधुनिक और सुविधा युक्त बनाना, हर गांव तक सुविधाएं पहुंचाना, यह हमारे न्यू इंडिया की कल्पना है। वो कहते हैं कि न्यू इंडिया का मतलब है एक स्वच्छ भारत, एक सुंदर भारत, एक स्वच्छ भारत, यानी ये न्यू इंडिया है। केवल
झाड़ू लगाकर स्वच्छता का अभियान नहीं है। अगर भारत स्वच्छ रहेगा तभी भारत स्वस्थ रहेगा। और हम सब देखिए धीरे धीरे भारत के अंदर जिस प्रकार से करोड़ों की संख्या में शौचालय बनाए गए, धीरे धीरे भारत के अंदर अब गंदगी दिखना कम हुई है। एक स्वच्छता के प्रति हम सबके मन के अंदर आग्रह पैदा हुआ है कि जिस गली में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं, जैसे अपना घर हम स्वच्छ करते हैं, अब धीरे धीरे अपने देश में भी स्वच्छता का आग्रह हम सबका बढ़ रहा है। इसलिए केवल स्वच्छ भारत नहीं है, एक स्वस्थ भारत भी है। स्वस्थ भारत रहेगा तो हम सब ज्यादा देश के लिए काम कर सकते हैं, हमारे वर्किंग आवर बढ़ेंगे। अगर हम बीमार हैं तो हम कम समय काम कर पाएंगे, लेकिन अगर स्वस्थ हैं तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे। अगर देश स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा, तो आप देखिए जो शहर सुंदर और स्वच्छ होते हैं वहां पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। पर्यटक कहां पर आता है? पर्यटक वहीं पर आता है जो सुंदर हो। जहां सुंदरता होगी, जहां स्वच्छता होगी, वहां अपने आप टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट आते हैं तो अपने आप हम मान के चलिए उस शहर की आय में वृद्धि होती है, वहां रहने वाले लोगों को ज्यादा रोजगार के अवसर मिलते हैं, ज्यादा लोगों को एक इनकम बढ़ती है। इसलिए केवल एक स्वच्छता का अभियान नहीं है, स्वच्छता के माध्यम से स्वस्थ भारत बनाने के साथ साथ एक सुंदर भारत बनाने का अभियान भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। ये हमारी एक न्यू इंडिया की कल्पना है। मोदी जी कहते हैं कि न्यू इंडिया का अर्थ है कि देश में रहने वाले हर आदमी की आय को बढ़ाना है। आय बढ़ेगी तो इस नए न्यू इंडिया के अंदर जब किसी की इनकम बढ़ती है तो उस व्यक्ति की खरीद करने की क्षमता भी बढ़ती है। माना हमारी सबकी, आप सबकी सैलरी बढ़ती है तो आप, हम भी करते हैं, चाहते चलो भाई कुछ मार्केटिंग करके आते हैं। जब इनकम बढ़ती है तो खरीद करने की क्षमता बढ़ती है। खरीद करने की क्षमता जब बढ़ती है तो जिसको कहते हैं डिमांड बढ़ती है, यानी आप खरीदने जाएंगे तो मार्केट में उन चीजों की डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है। जब उत्पादन बढ़ता है तो उत्पादन के क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र के अंदर उसका विस्तार होता है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। मैं अकेले अगर उत्तर प्रदेश के बारे में आगे बताऊंगा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही दिखाई देता है। यह पूरा एक सर्किल है और वो सर्किल व्यक्ति की आय बढ़ाने से लेकर अंत में रोजगार के अवसर और व्यक्ति की आय बढ़ाने तक पूरा एक सर्किल बढ़ाना, यह एक न्यू इंडिया है। माननीय मोदी जी का यही एक प्रयास है कि इस नए भारत में, इस न्यू इंडिया के अंदर कैसे हम सब रहने वाले लोगों के जीवन के अंदर एक खुशहाली आए। जो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, भारत के बारे में वर्णन करते समय वो भारत की क्षमताओं के बारे में भी अपने पुस्तक में लिखते हैं, हमारी कमियों के बारे में भी लिखते हैं कि कैसे आने वाले दिनों के अंदर भारत के अंदर बदलाव आएगा। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के जीवन के अंदर खुशहाली लाने का यह सपना हम हर एक व्यक्ति को देखना चाहिए। हमारा इंडेक्स, जो कई बार व्यक्ति की इनकम से हम इंडेक्स देखते हैं, इंडेक्स देखना चाहिए खुशहाली का, हैप्पीनेस का। इस देश में रहने वाले कितने लोग खुश हैं? खुश हैं तो मानकर चलिए देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं इतना कह सकता हूं कि 7 साल के अंदर एक भारत उस खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। हम सब इस देश में रहने वाले लोग उस प्रकार के गर्व का अनुभव भी कर रहे हैं, उस प्रकार की खुशी को भी महसूस कर रहे हैं। केवल समृद्ध भारत या न्यू इंडिया नहीं, किस प्रकार से व्यवस्थाओं का भारतीयकरण करना है, किस प्रकार से वैश्वीकरण की इस दौड़ के अंदर अपने राष्ट्रीयता के इस बोध को बचाए रखना है, क्योंकि बिना राष्ट्रीयता के वैश्वीकरण संभव नहीं है। अगर पूरे ग्लोबलाइजेशन की दौड़ में हम अपने नेशनलिज्म को भूल गए तो जैसे कई देशों के हाल हुए हैं, छोटे छोटे देशों को बड़े देशों ने, जो एक सिद्धांत है ना कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है, ऐसे कई पूरे दुनिया में हम देख रहे हैं कि वैश्वीकरण के कारण से छोटे देश उन बड़े देशों के कब्जे में चले गए। इसलिए वैश्वीकरण की दौड़ में हमको शामिल होना है, लेकिन राष्ट्रीयता के भाव के साथ में होना, उसका भी एक प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। माननीय मोदी जी ने जो कहा कि मनुष्य का, हमारे यहाँ अपने चिंतन में भी कहा गया कि मनुष्य का कभी भी एकांगी नहीं, संपूर्ण विचार करना चाहिए। हमारे यहाँ हमेशा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात की गई है। आज अगर आज उठा करके हम देखेंगे तो केवल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात करेंगे तो उसका एक रिवर्स परिणाम भी हुआ है। और रिवर्स परिणाम क्या हुआ है? पूरे देश के अंदर हम कई प्रकार के अभियान चला रहे हैं। हम अभियान चलाते हैं जंगल बचाओ,
अभियान चलाते हैं टाइगर बचाओ, अभियान चलाते हैं पानी बचाओ, अभियान चला रहे हैं हम बिजली बचाओ, ऊर्जा बचाओ। आज ये सारे अभियान क्यों चलाने पड़ रहे हैं? क्योंकि जब इस सारी बात की हमने कल्पना की तो केवल एक तरफा विचार किया, संपूर्ण मनुष्य का विचार करते हुए आने वाले दिनों के अंदर इस प्रकार की इन सब बातों का भी ध्यान रखकर एक नए भारत की कल्पना माननीय मोदी जी ने की है। माननीय मोदी जी के सारे भाषणों में अगर हम देखेंगे तो वो केवल आज के भारत की बात नहीं करते, वो एक भविष्य के भारत की बात भी करते हैं कि आज हम 125 करोड़ लोग हैं, आने वाले कुछ वर्षों के बाद हम 150 करोड़ होंगे। तो 150 करोड़ होने पर हमारा रोड मैप क्या होगा, हमारा इकोनॉमिकल प्लान क्या है, हमारा सोशल प्लान क्या है, हमारा डेवलपमेंटल का मॉडल क्या है, कैसे आखिर आगे 150 करोड़ होने पर भारत कैसे दुनिया के अंदर आगे बढ़ेगा, उस तक का विचार आज के इस भारत में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए कोरोना के समय में हमने देखा होगा माननीय मोदी जी ने केवल एक नारा दिया कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, वोकल के लिए लोकल होना है। केवल इतनी बात का एक आग्रह हुआ तो हम देखेंगे धीरे धीरे अपने देश में जितने भी छोटे छोटे व्यवसायी हैं, उद्योग हैं, उन सबको एक जीवन दान मिल गया। वोकल यानी अपना लोकल के लिए वोकल होना है। माननीय मोदी जी का मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बार उन्होंने कहा था कि हम अपने जीवन में रोजाना कुछ ना कुछ एक खादी का कुछ चाहे रुमाल खरीदे लेकिन खरीदें। जब से उन्होंने कहा आप सारे खादी भंडारों में जाकर के देखिए, सभी खादी भंडारों की सेल बढ़ गई है, क्योंकि एक रुमाल खरीदने से हमारे गांव के किसी कुटीर उद्योग चलाने वाले व्यक्ति को रोजगार मिलता है। ऐसे ये लोकल के लिए वोकल होना हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत अभियान हो या मनुष्य का संपूर्ण विचार हो, चाहे व्यवस्थाओं का बदलाव हो, चाहे वैश्वीकरण की इस दौड़ के अंदर अपने राष्ट्रवादी चिंतन को बनाए रखना हो, आज मोदी जी की पूरी कार्यशैली में पिछले 7 वर्ष के सारे कार्यकाल के अंदर विशेष रूप से हमको ये दिखाई देता है। मोदी जी ने जो ये कहा कि सबका साथ सबका विकास, केवल यहीं तक उसको सीमित नहीं रखा कि सबका साथ सबका विकास, उसके आगे भी उन्होंने एक बात कही कि सबका साथ सबका विकास लेकिन सबका विश्वास भी चाहिए। और सबके विश्वास के साथ इस बार उन्होंने लाल किले से एक बात और जोड़ी कि सबके विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास भी चाहिए। तो सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह हमारा एक मूल मंत्र है भारत को आगे लेकर जाने का। भारत को केवल अकेले सरकार के माध्यम से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर देश को आगे बढ़ना है तो इस देश में हम सब रहने वाले 125 करोड़ लोगों को उसका प्रयास करना पड़ेगा। आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव रखना पड़ेगा। सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे, सबके प्रयास से ही यह एक नया इंडिया, न्यू इंडिया, समृद्ध भारत, विकसित भारत, सुपर पावर, जो नाम देना हम दीजिए, उस प्रकार का एक भारत बनाने में सफल होंगे। मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखता हूं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को भी लगभग 4.5 वर्ष पूरे हो गए। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर भी बदलाव आया है, हम सब महसूस कर रहे हैं इस बात को कि 4.5 साल पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था और आज का उत्तर प्रदेश कैसा है। तो उत्तर प्रदेश की पूरे देश के अंदर जब चर्चा होती थी, मैं जब पूरे देश भर के प्रवास पर जाता था तो उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध की चिंता होती थी। लोग प्रश्न पूछते थे कि उत्तर प्रदेश में अपराध है, उत्तर प्रदेश में कास्ट पॉलिटिक्स की चर्चा होती थी, उत्तर प्रदेश के करप्शन की चर्चा होती थी। यानी उत्तर प्रदेश में कास्ट, क्राइम, करप्शन के आधार पर जो राजनीति चलती थी वही उत्तर प्रदेश की पहचान थी। लेकिन आज 4.5 साल के बाद अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध पर अंकुश लगा है, माफियाओं पर अंकुश लगा है। आज क्या तो माफिया जेल के अंदर है या उत्तर प्रदेश से बाहर है। एक कानून का राज जिसको कहते हैं, उस प्रकार का एक कानून व्यवस्था, कानून का राज स्थापित हुआ है। एक भगवान श्री कृष्ण के से किसी ने पूछा था कि भगवान ये आपका नाम रणछोड़ दास कैसे पड़ा? तो भगवान ने कहा कि एक बार युद्ध के मैदान में युद्ध करते करते मैंने मैदान छोड़ दिया था, इसलिए मेरा नाम रणछोड़ पड़ा। तो उन्होंने कहा आपने उस समय युद्ध का मैदान क्यों छोड़ा? तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मेरे अपने राज्य के विकास के लिए शांति आवश्यक है, अगर शांति होगी तो ही विकास होगा। आज उत्तर प्रदेश में अगर उठाकर देखें तो पिछले 4.5 साल के अंदर अगर उत्तर प्रदेश में विकास को आगे हम बढ़ा पा रहे हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण लगा है, माफियाओं पर नियंत्रण लगा है, जिसके कारण से आज उद्योगपति आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, अपने उद्योग लगा रहे हैं।
जो मैंने पहले कहा कि आय बढ़ाने से लेकर आप देखिए लोगों की जब उद्योग लग रहे हैं तो रोजगार बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है तो इनकम बढ़ रही है। आज अकेले उत्तर प्रदेश में भी वो पूरा सर्कल शुरू हुआ है। पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश आज कानून की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से आज पूरे देश भर में एक अच्छे प्रदेशों में जाने लगा है। उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें 4.5 साल में जो लोगों से हमने वादा किया था कि हमारी सरकार आने के बाद हम एक ईमानदार सरकार देंगे, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि 4.5 साल की हमारी सरकार को हमने वास्तव में एक ईमानदार सरकार देने का काम किया है। इससे पहले की सरकार उठाकर देख लीजिए, रोजाना आए दिन अखबारों के मेन पन्नों पर भ्रष्टाचार, घोटाले, यही घटनाएं छपी रहती थी। अपराध की और भ्रष्टाचार की यही घटनाओं से अखबार बढ़ा रहता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में एक भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार सरकार देने का काम हमने किया है। हमने सिस्टम के अंदर, व्यवस्थाओं के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया है, जिसको चाहिए गवर्नेंस कहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में कैसे आएगी, व्यवस्थाओं की ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था बनाने का काम आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था वो सभी के पास है, नहीं हो तो ढूंढ करके पढ़ लीजिए। आप उस संकल्प पत्र में उठाकर के टिक करना शुरू करेंगे कि कौन कौन से काम जो हमने 4.5 साल पहले उत्तर प्रदेश की जनता से वादे किए थे कि हमारी सरकार आई तो हम इन संकल्पों को पूरा करेंगे। मैंने उस संकल्प पत्र का अध्ययन किया है और मैं टिक लगाने लगा तो मुझे ध्यान में आया कि उस संकल्प पत्र में जो बातें कही गई है वो 80% से ज्यादा संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे कर दिए हैं। जो बचे हुए हैं प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। लेकिन जो संकल्प वो केवल कागज की बुकलेट नहीं थी या केवल एक मीडिया इवेंट नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी का जनता के प्रति किया गया वादा था कि हमारी सरकार आएगी तो इन सब कामों को हम पूरा करेंगे। और 80% से ज्यादा उन संकल्पों को पूरा करने का काम हम लोगों ने किया है। हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में आएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे। आज 4 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। मैं सरकारी नौकरी देने की बात कर रहा हूं, रोजगार के अवसर तो शायद अगर उसको गिनेंगे कि सारे इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, बाकी सबके कारण से कितने रोजगार के अवसर पैदा हुए तो शायद उनकी संख्या लाखों में पहुंचेगी। लेकिन 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का काम हमारी सरकार ने किया है। नौकरियां देना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, नौकरियां हर सरकार देती है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 लाख जो नौकरियां उत्तर प्रदेश के अंदर दी गई वो ईमानदारी से और बिना जातिवाद के दी गई। पिछले सरकारें जो नौकरियां देती थी वो सब जाति के आधार पर, पैसे के आधार पर देते थे। लेकिन 4 लाख से ज्यादा युवाओं को इसी उत्तर प्रदेश में नौकरी दी गई, लेकिन बिना भेदभाव के, बिना उनका जाति का टाइटल दिए हुए, देखे हुए, सबको जो योग्य है ऐसे सभी योग्य युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी उत्तर प्रदेश से सरकार ने किया है। अपने उत्तर प्रदेश में पिछले 4-4.5 साल में देखिए, उससे पहले रोजाना आए दिन किसान आंदोलन करते थे। किसान आंदोलन अभी भी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर के कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में 100% किसानों का धान खरीदा जाता है, 100% उसका गेहूं खरीदा जाता है, 100% किसान का गन्ना खरीदा जाता है। किसानों के जीवन के अंदर कैसे खुशहाली लाई जाए, इसके लिए जो भी प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार ने किए, उसके कारण से आज उत्तर प्रदेश का किसान इस बात को महसूस करता है कि हाँ, 4-4.5 साल के अंदर वास्तव में जो हमने कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद में हम ये करेंगे, वो किसानों के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। हमने कहा था हम बिजली की व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। आज गांवों के अंदर 16 घंटे, 18 घंटे, शहरों में 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक गांव के अंदर मैं गया था, ललितपुर के अंदर जाकर मुझे ध्यान में आया, 2017 से पहले की बात है। उस गांव के अंदर जाकर मैंने एक छोटी सी बैठक की तो मुझे ध्यान में आया उस गांव के अंदर बिजली नहीं है। तो मुझे लगा शायद बिजली आ नहीं रही होगी, तो पता चला कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी उस गांव के अंदर बिजली पहुंची ही नहीं थी। न वायर था, न खंबा था, न बल्ब था, कुछ नहीं था, बिजली ही नहीं पहुंची। 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद 2 साल के बाद मैं फिर उस गांव के अंदर एक बार गया देखने के लिए, तो मुझे आश्चर्य हुआ, उस गांव के अंदर हर घर के अंदर बिजली का कनेक्शन भी था, बल्ब भी जल रहा था, पंखा भी चल रहा था, वहां बच्चे बैठकर टीवी भी देख रहे थे।
हर गांव तक बिजली देने का काम किया, हर घर तक बिजली देने का काम किया, हर घर तक पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो केवल बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, चाहे मेरठ तक का एक्सप्रेसवे बनाने का काम हो, चाहे पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे बनाने का काम हो, या गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की योजना हो, चाहे बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे हो, क्योंकि हमारा मानना है कि जितना ज्यादा कनेक्टिविटी जिस स्टेट के अंदर बढ़ती है अपने आप डेवलपमेंट आता है। एक एक्सप्रेसवे बना दीजिए, उस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ अपने आप विकास हो जाता है, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे ही कनेक्टिविटी बढ़ती है गांव तक सुविधाएं पहुंच जाती है, गांव तक व्यवस्थाएं पहुंच जाती है, गांव तक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच जाती है। इसलिए बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के हर गांव को सड़कों से जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र के अंदर पिछले 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हुआ है। हमारी सरकार आने से पहले केवल 13 मेडिकल कॉलेज थे और आज 26 मेडिकल कॉलेज, अभी कुछ मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गए, आने वाले दिनों के अंदर एक 26 मेडिकल कॉलेज अकेले उत्तर प्रदेश में 13 पुरानी सरकारों ने 70 साल के अंदर बनाए और 4 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 26 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम पूरा कर दिया है। क्यों बनाया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, मेडिकल की, स्वास्थ्य की सुविधाएं अगर बढ़ानी है तो डॉक्टर चाहिए, अगर डॉक्टर ही नहीं होंगे तो हॉस्पिटल खोल के हम क्या करेंगे। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी है तो डॉक्टर्स की टीम बनानी है तो मेडिकल कॉलेज खोलने पड़ेंगे। इसलिए हर क्षेत्र के अंदर 4.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार के अंदर एक बहुत ईमानदार, मजबूत सरकार देने का काम, और मैं कहूं कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश को भी देश की मुख्य धारा में लाने का काम किया है। हम सब उत्तर प्रदेश के लोगों को गर्व होता है जब हम अखबार के अंदर पढ़ते हैं कि आज उत्तर प्रदेश इस मामले में रैंक नंबर पर आया। पहले आता था रैंक नंबर 1, अपराध में नंबर 1 कौन? उत्तर प्रदेश। भ्रष्टाचार में नंबर 1 कौन? उत्तर प्रदेश। गुंडागर्दी में नंबर 1 कौन? उत्तर प्रदेश। महिलाओं के साथ मामलों के अंदर नंबर 1 कौन? उत्तर प्रदेश। जातिवाद के नंबर 1, यानी सब ये उत्तर प्रदेश के पहले पुराने आंकड़े थे। लेकिन आज उठा करके देखे तो हमको लगता है कि पिछले 4-4.5 साल में योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। लेकिन किन मामलों में है? रोजाना आवास बनाने के मामले में नंबर 1 है, शौचालय बनाने के मामले में नंबर 1 है, बिजली का कनेक्शन देने में नंबर 1 है। हर क्षेत्र के अंदर आज विकास के मामले में उत्तर प्रदेश एक नंबर 1 दिखता है। जब अखबार में छपता है कि उत्तर प्रदेश को इस बार ये नंबर 1 का अवार्ड मिला है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के अंदर ये नंबर 2 पर पहुंच गया है। कल तक हम 16 नंबर पर थे, आज 2 नंबर पर आ गए हैं। एक हम सब लोगों को लगता है कि हाँ ये है उत्तर, जैसे अपने देश के बारे में हम सबको एक गर्व का अनुभव होता है, उसी प्रकार से आज हम सब उत्तर प्रदेश के लोगों को भी एक गर्व का अनुभव होता है कि उत्तर प्रदेश की अब एक पहचान बदल रही है। उत्तर प्रदेश की जो एक पुरानी इमेज थी वो इमेज बदलकर आज उत्तर प्रदेश भी एक उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, हमने एक उत्तर प्रदेश को बदलने की शुरुआत की है। पूरे देश भर में उसको आगे ले जाने का काम योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। उत्तर प्रदेश बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, क्योंकि हर 5वां नागरिक भारत के अंदर वो उत्तर प्रदेश का है। 125 करोड़ लोगों में 25 करोड़ लोग हैं, हर 5वां आदमी गिन लीजिए यूपी का निकलेगा। वो तो जो यूपी में रहते हैं वो हैं, बाहर जो रहते हैं उनको गिन लेंगे तो हर 5वां। तो बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल को आप सुन रहे थे, जो लखनऊ पहुंचे, जहां पर बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।